भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभिप्रेरणा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोटिवेशन। अब देखिए, हम यहाँ पर सीटेट परीक्षा के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स यहाँ पर रन कर रहे हैं, जो कि आपके सीटेट परीक्षा के लिए हम 17 बड़े टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो तक हम 17 बड़े टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे और हर एक टॉपिक से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है। इसके बाद हम 5-6 लेक्चर और कवर करूंगा। इसके बाद आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एक सीडीपी का कोर्स मिलेगा, एक आपको चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स मिलेगा। चाइल्ड साइकोलॉजी में मैंने वही टॉपिक डिस्कस किए हैं जो केवल सीटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों अभिप्रेरणा। और इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको बताता हूं कि बहुत जल्दी हम अपना एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं। इसकी तैयारियां चल रही हैं, तो हो सकता है आपसे आने वाले कुछ दिनों में हम अपना ऐप लॉन्च कर दें। और जो हम अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लॉन्च करेंगे, इसके कई सारे फीचर्स होंगे, इसमें कई सारी आपको चीज़ें मिलने वाली हैं और जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर अभिप्रेरणा को ही डिस्कस करेंगे और ऐप की फीचर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अभिप्रेरणा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसमें अभिप्रेरणा में मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं अभिप्रेरणा की, अभिप्रेरित व्यक्ति किन किन चीज़ों से होता है, अभिप्रेरणा के स्रोत क्या हैं, अधिगम से अभिप्रेरणा संबंधित कैसे है, यानी कि अभिप्रेरित होने के लिए, अधिगम करने के लिए एक बालक को किस तरह अभिप्रेरित होना चाहिए, क्या क्या उसके गुण हैं। फिर लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि एक शिक्षक को एज ए टीचर आप किस तरह से अपने बच्चे को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप करेंगे। तो वो अपने आप में ही एक बड़े पॉजिटिव पॉइंट होंगे अभिप्रेरणा से। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के। और ये जो अभिप्रेरणा वाला चैप्टर है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। एमपीटेट, रीट, यूपीटेट, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सीटेट के लिए सबसे बेस्ट वो है, ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सरकारी अध्यापक चैनल है, आपको पता ही है। इसके बराबर में जो बेल आइकॉन है, सब्सक्राइब करके वो जरूर प्रेस कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन कर देना, जिसके सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभिप्रेरणा है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूं कि अभिप्रेरणा क्या है। तो अभिप्रेरणा एक शक्ति है। अभिप्रेरणा क्या है? एक शक्ति है, या फिर कह सकते हैं अभिप्रेरणा एक बल है। बल यानी कि शक्ति। वो क्या करती है? व्यक्ति को लक्ष्य की ओर निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करती है। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, या फिर आप पुस्तक पढ़ रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, या फिर कोई भी काम कर रहे हो, तो उसको आप जब भी कर रहे हो जब आंतरिक बल आपके अंदर है, यानी कि आप उस काम को करने के लिए अभिप्रेरित हुए हो। तो यानी कि अभिप्रेरणा क्या है? एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को क्या करती है? लक्ष्य की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। व्यवहार कैसे कहते हैं? व्यवहार मतलब कोई भी क्रियाएं करना, शारीरिक रूप से कई क्रियाएं करना व्यवहार होता है। तो एक शक्ति जो आपको इन सभी व्यवहारों को करने के लिए प्रेरित कर दे, उसको बोलते हैं अभिप्रेरणा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक बच्चा यहाँ पर डेली 6 घंटे पढ़ता है, एक बच्चा यहाँ पर 2 घंटे पढ़ता है। तो जो 6 घंटे पढ़ने वाला बालक है वो ज़्यादा अभिप्रेरित है, यानी कि जो आंतरिक बल है अभिप्रेरणा का, वो उसके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे अभिप्रेरणा शब्द है तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभिप्रेरणा है वो मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि हमें मिला था मोटिवेशन शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में, हमने उसको हिंदी में रूपांतरित कर दिया अपनी हिंदी को पढ़ने के लिए, और हमने बना दिया उसको अभिप्रेरणा। अब मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है मोटम से, जो कि क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? टू मूव, यानी कि गति करना। ठीक है, याद रखेंगे, मोटिवेशन एक मोटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या है? गति करना, यानी कि टू मूव। ठीक है, अब आपको यहाँ से पता लग गया कि अभिप्रेरणा क्या है? एक आंतरिक बल होता है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा क्या है? कि मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन शब्द कहाँ से निकला है? तो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से ये निकला है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मूव, टू मूव, यानी कि गति करना। अब आपको आसानी से याद हो जाएगा कि प्रश्न अगर आपसे पूछा है कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो ये आप इसकी ये ट्रिक याद कर लीजिए, मोटी और मोटू।
ठीक है, मोटी और मोटू, तो आप समझ जाइए जहाँ पर मोटम हो, मोटू से याद पता लग जाएगा कि मोटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे हर एक चैप्टर में हम पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर हो तो यहाँ पर हर एक टॉपिक में कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो किसकी है, मैकडोनाल्ड की। मैकडोनाल्ड ने अभिप्रेरणा को क्या बोला है, तो मैकडोनाल्ड ने अभिप्रेरणा को व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है, यानी कि मैकडोनाल्ड क्या बोलना है कि अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है कि व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। जैसे आप बहुत ज़्यादा मतलब थके हो और किसी काम को करना नहीं चाहते हो, फिर आपको किसी ने अभिप्रेरणा दे दी, आपको किसी ने अभिप्रेरित कर दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आगे कि किन किन चीज़ों से व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। तो अगर आपको किसी ने अभिप्रेरित कर दिया है तो आपके अंदर क्या है, ऊर्जा परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि पहले कम ऊर्जा थी, पहले आप उस काम को करना नहीं चाहते थे, अब आपके अंदर क्या है, ऊर्जा का संचालन हो गया, यानी कि पहले कम ऊर्जा थी, अभिप्रेरणा देने के बाद ऊर्जा कैसी होगी, परिवर्तित होगी, और ऊर्जा कितनी होगी, ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ज़्यादा ऊर्जा यानी कि ऊर्जा परिवर्तन वाली बात किसने बोली है, मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता दूं। जैसे मैकडोनाल्ड आपने देखा होगा, मैकडी कहते हैं, जहाँ पर लोग बर्गर पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, आप भी जाते होंगे। तो वहाँ पर बर्गर पिज़्ज़ा खा के आपके अंदर क्या आ जाता है, ऊर्जा। ठीक है, तो बर्गर पिज़्ज़ा खाने के बाद इसके अंदर आ जाता है ऊर्जा, और ऊर्जा वाली डेफिनेशन किसने दी है, मैकडोनाल्ड ने। मैकडोनाल्ड तो आप भूलोगे नहीं, और आप ये भी मत भूलिएगा कि बर्गर खाने के बाद क्या आती है, ऊर्जा। तो ऊर्जा परिवर्तन वाली डेफिनेशन किसने दी है अभिप्रेरणा में, मैकडोनाल्ड ने। दूसरी डेफिनेशन है दोस्तों गुड की। तो गुड के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है, किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रण करने की प्रवृत्ति अभिप्रेरणा है। गुड क्या कहते हैं कि किसी काम को अगर आपने प्रारंभ कर दिया थोड़ा सा अभिप्रेरित होकर, लेकिन आपने उसको जारी नहीं किया, फिर एक बार क्या किया, आपने कार्य को प्रारंभ किया, आपके अंदर अभिप्रेरणा मिली, आपको आपने प्रारंभ किया, फिर उसको जारी किया, लेकिन नियंत्रण नहीं कर पाए, तो ये भी अभिप्रेरणा नहीं है। गुड क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा वही है जो कार्य को आपको प्रारंभ करवाती है, किसी कार्य को आपने शुरू किया, फिर उसको आपने जारी रखा यानी कि कंटिन्यू किया, उसके बाद उस पर कंट्रोल किया, यानी कि कंट्रोल करने के बाद क्या है, परिणाम कैसे होंगे, सकारात्मक होंगे। तो यहाँ पर किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की जो प्रवृत्ति है उसको अभिप्रेरणा किसने बोला है, तो गुड ने। आप याद रखेंगे गुड की डेफिनेशन क्या है कि किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना एवं नियंत्रण करना, तो याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो ट्रिक है वो आप बना सकते हो। तो गुड़ कैसा होता है, मीठा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रारंभ, प्रवृत्ति, अभिप्रेरणा। तो इसकी डेफिनेशन चलिए आप बताना, थोड़ा सा समय लग जाएगा इसमें, इसकी जो ट्रिक है वो बनाने में, आप बताना नीचे कमेंट्स में। ठीक है, यहाँ पर इसने याद कर लीजिए, जो गुड वाली जो डेफिनेशन उसमें 3 चीजें बोली गई हैं, प्रारंभ करना, जारी रखना, नियंत्रण करना। क्रैच एवं क्रैच फील्ड। अब क्रैच एवं क्रैच फील्ड क्या कहती हैं अभिप्रेरणा के बारे में, तो अभिप्रेरणा हमारे क्यों क्या उत्तर देती है। अभिप्रेरणा क्या है, हमारे जो हम क्यों प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर देती है। जैसे किसी भी कार्य को हम क्यों करें, तो क्यों करें उसका एक रीज़न होगा, लेकिन उसके लिए क्या है, अभिप्रेरित होना पड़ेगा। आपको क्या होना पड़ेगा, अभिप्रेरित। जब आप अभिप्रेरित हो जाओगे तो आप पूछोगे नहीं कि किसी कार्य को क्यों करना है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा में क्यों की डेफिनेशन किसने दी है, क्रैच एवं क्रैच फील्ड ने। अब देखिए क्रैच क्या है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, इसकी डेफिनेशन, क्रैच बनता है स्क्रैच से। स्क्रैच किस पर आता है, मोबाइल पर। तो एक बार स्क्रैच आया, फिर दूसरी बार स्क्रैच क्यों आया। ठीक है, क्यों मतलब क्यों आया, दूसरी बार स्क्रैच, एक बार स्क्रैच आ गया, फिर दूसरी बार स्क्रैच मोबाइल पर क्यों आया। तो इस तरह से डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। जहाँ पर आपको क्रैच दिखे आप समझ जाना स्क्रैच है ये, और स्क्रैच है तो मतलब क्यों आया है। तो मोबाइल पर स्क्रैच क्यों आया है, और ये क्यों वाली डेफिनेशन है अभिप्रेरणा की किसने दी है, क्रैच एवं क्रैच फील्ड ने। अब है B.F. स्किनर की डेफिनेशन। B.F. स्किनर अभिप्रेरणा के बारे में क्या कहते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, यानी कि अधिगम करने के लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन रास्ता कौन सा है, अभिप्रेरणा। ये बात किसने बोली है, B.F. स्किनर ने। ठीक है, किसने बोली है, B.F. स्किनर ने। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे राजमार्ग मतलब जहाँ पर लोग चलते हैं, जहाँ पर नर चलते हैं, तो राजमार्ग पर कौन चलते हैं, नर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, राजमार्ग पर कौन चलते हैं, नर।
तो नर वाली अगर बात आए, इसके नर वाली, तो आप देख लेना मार्ग पर बात आ गई, यानी कि मार्ग पर कौन चलता है, नर। ठीक है, तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ये डेफिनेशन किसने बोली है, स्किनर ने। अब थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा देखिए दोस्तों, एक बार में ही पूरा आसानी से आपको याद हो जाएगा और पक्का रट जाएगा। ठीक है, आराम आराम से पढ़ाता हूँ मैं आपको, और साथ के साथ रिवीजन भी होता जाएगा आपका। जैसे मैकडोनाल्ड ने क्या बोला है, जैसे मैकडोनाल्ड में क्या खाते थे हम, बर्गर, बर्गर से क्या मिलती थी हमें, ऊर्जा। तो अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है, ये डेफिनेशन किसकी थी, मैकडोनाल्ड की। गुड, गुड की डेफिनेशन क्या थी, उन्होंने 3 चीजें बताई थी, प्रारंभ करना, जारी रखना, नियंत्रण करना। ठीक है, तो गुड़ खाने को क्या है, आप नियंत्रण कीजिए, कंट्रोल कीजिए गुड़ खाने को। अगर ज़्यादा गुड़ खाओगे तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी। तो इस तरह की इसकी आप ट्रिक बना सकते हो कि यहाँ पर गुड़ वाली अगर बात आ जाए, गुड़ मतलब मीठा, मीठा मतलब डायबिटीज़, तो क्या करना है आपको, कंट्रोल, क्या करना है, कंट्रोल। तो गुड़ की डेफिनेशन क्या है, किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रित करने की प्रवृत्ति अभिप्रेरणा है। क्रैच एवं क्रैच फील्ड, तो क्रैच से क्या बताया था मैंने, स्क्रैच, 2 बार स्क्रैच आया है, तो क्यों आया है मोबाइल पर स्क्रैच, तो क्यों वाली डेफिनेशन किसकी है, क्रैच एवं क्रैच फील्ड की। क्रैच एवं क्रैच फील्ड क्या कहते हैं, क्रैच एवं क्रैच फील्ड कहते हैं कि अभिप्रेरणा हमारे अंदर क्यों का उत्तर देती है, जो हम क्यों सवाल पूछते हैं उसका उत्तर देती है अभिप्रेरणा। उसके बाद है BF स्किनर, तो अपने आप में ही बड़े एक मनोवैज्ञानिक हैं BF स्किनर। इनकी डेफिनेशन अभिप्रेरणा में क्या है कि अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यानी कि इसका मतलब तो ये है कि अधिगम करने का सबसे बेहतरीन तरीका, राजमार्ग मतलब उस तक जाने का, अधिगम करने का बेहतरीन वे यानी कि मार्ग कौन सा है, अभिप्रेरणा है। और हमने याद किस तरह से किया है मार्ग, राजमार्ग लास्ट में है, इसके लास्ट में है, देखिए पूरे सेंटेंस के लास्ट में है मार्ग, और ये जो BF स्किनर है इसके लास्ट में भी नर है, तो ये दोनों शब्द क्या है, लास्ट में है, तो नर किस पर चलते हैं, मार्ग पर। तो इस तरह से आप इसकी परिभाषा इस ट्रिक से याद कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको चारों परिभाषाएं याद हो गई होंगी, और अगर कोई भी परिभाषा याद नहीं हो तो नीचे बताना कमेंट्स में, दूसरी ट्रिक बना देंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार, कि अभिप्रेरणा हमें मिलती कहाँ से है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों अभिप्रेरणा में 2 तरह की अभिप्रेरणा पाई जाती है, एक है आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरी है बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, एक है आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरी है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, तो इसको लिख लीजिए, आंतरिक अभिप्रेरणा को क्या है, सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। अब सकारात्मक अभिप्रेरणा किसको कहते हैं, जो हमें अपने अंदर स्वतः ही प्राप्त हो जाए, जो हमारे अंदर स्वतः ही आ जाए, हमें किसी बाहरी वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता ना पड़े, तो उसको बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा या फिर सकारात्मक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जैसे भूख क्या है, अपने आप लगती है, हमें किसी भी की मदद नहीं होती। प्यास हमें अपने आप लगती है, टॉयलेट हमें अपने आप लगती है, काम इच्छा हमें अपने आप होती है, क्रोध हमें अपने आप आता है, प्रेम अपने आप होता है, उदासी अपने आप आती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा के प्रकार हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें कैसी हैं, सकारात्मक हैं। प्यास, क्रोध, प्रेम, उदासी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सकारात्मक चीज़ें हैं। अब देखिए सकारात्मक मतलब जैसे बालक के अंदर अपने आप पढ़ाई करने की अभिप्रेरणा आ गई, तो ये चीज़ क्या है, सकारात्मक है। अगर उसको ये अभिप्रेरणा दिलाई जाए किसी दूसरे के प्रति, यानी कि शिक्षक के प्रति, तो ये क्या होगा, नकारात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा को कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। याद रखेंगे, बाह्य अभिप्रेरणा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जो हमारे अंदर स्वतः उत्पन्न नहीं होती हैं। जैसे परीक्षा का परिणाम, रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा या फिर नहीं आएगा, तो उसकी डर की वजह से क्या है, हम पढ़ते हैं। तो अभिप्रेरित हम किस वजह से हो रहे हैं, अपने रिजल्ट की वजह से, तो ये क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है। पुरस्कार, हमें पुरस्कार मिलेगा, हमें दंड मिलेगा, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, बाह्य अभिप्रेरणा है, हमारे अंदर से नहीं है। ये हम पढ़ने के लिए इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पुरस्कार मिलेगा, नंबर कमाएंगे तो दंड मिलेगा, तो ये कैसी अभिप्रेरणा है, ये बाहरी अभिप्रेरणा है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रतियोगिता में क्या है, जीतना होता है आपको, तो आप जीतोगे, हार ना जाओ, हार का डर रहेगा आपको, तो ये चीज़ क्या है, आप अभिप्रेरित होगे जीतने के लिए। ठीक है, आपको मोटिवेशन मिलेगा जीतने के लिए। प्रशंसा, आपको प्रशंसा कोई करेगा तो थोड़ा सा आप मोटिवेटेड हो जाओगे, फिर दोबारा उस काम को करोगे।
निंदा, आपकी कोई निंदा ना कर दे, आपकी कोई ईर्ष्या ना करे, आपकी कोई गलत बात ना बोले आपके बारे में, इसलिए आप क्या है मोटिवेटेड रहोगे थोड़ा सा और चीज़ों को अच्छी तरीके से करोगे। ठीक है, ये अभिप्रेरणा के दोस्तों प्रकार हैं, मोटिवेशन के ये प्रकार हैं। एक है सकारात्मक, जिसको बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, जो हमारे अंदर स्वतः ही उत्पन्न होती है। एक होती है नकारात्मक अभिप्रेरणा, इसको बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा, जो किसी बाहरी व्यक्ति वस्तु के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इन सभी को आप याद कर लीजिए। आंतरिक अभिप्रेरणा में कौन कौन से तत्व आते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा में कौन कौन से तत्व आते हैं, इन सभी को याद कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया अभिप्रेरणा के प्रकार और अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। अब जान लेते हैं अभिप्रेरणा की यानी कि मोटिवेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन अधिगम का प्रथम सोपान है। देखिए यहाँ पर मोटिवेशन का पहला स्टेप बोला गया, सॉरी मोटिवेशन को पहला स्टेप बोला गया है लर्निंग का। अब देखिए लर्निंग आप बेवजह तो करोगे नहीं। देखिए लर्निंग के लिए जैसे कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने बोला है कि लर्निंग क्या है, उसमें शिक्षक चाहिए, शिक्षार्थी चाहिए, पाठ्यक्रम चाहिए, कोई कहता है शिक्षक चाहिए, लेकिन इस सबसे पहले क्या चीज़ होती है, मोटिवेशन उसको चाहिए। पढ़ने के लिए उसको मोटिवेशन चाहिए। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा ये सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी कि आपका पाठ्यक्रम कैसा है, शिक्षार्थी कैसा है, शिक्षक कैसा है, सारी चीज़ें बेकार हैं। सबसे पहले क्या है, थोड़ा सा बच्चे पे मोटिवेशन होना चाहिए पढ़ने के लिए, तभी वो पढ़ेगा। तो अधिगम की यानी कि लर्निंग की शुरुआत ही कहाँ से होती है, मोटिवेशन से। ठीक है, याद रखेंगे। अब जो अधिगम है लर्निंग की शुरुआत कहाँ से होती है, मोटिवेशन से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अधिगम का प्रथम सोपान कौन सा है निम्न में से, तो आप याद रखेंगे क्या है, मोटिवेशन। दूसरी विशेषता है कि अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है। लक्ष्य से निर्देशित होने का मतलब यहाँ पर यह है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यह है कि अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगी। सबसे पहले क्या है, अभिप्रेरणा व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगी। जब अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ज्यादा होगी तो लक्ष्य पाने की ओर अग्रसर होगा वो। जब व्यक्ति या फिर बालक अभिप्रेरित ही नहीं होगा तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा तो उस लक्ष्य की ओर वो जाएगा नहीं। ठीक है, तो लक्ष्य की ओर निर्देशित कौन करता है व्यक्ति को, अभिप्रेरणा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये डायरेक्ट कि व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित किस चीज से होता है, तो आप लगाएंगे मोटिवेशन से। ठीक है, अब जैसे कई बार ये होता है कि आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और ऑप्शन को घुमा दिया जाता है तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये उसी वजह से होता है कि कोई भी टॉपिक आपने उस तरह से इतना डीप या फिर उतने आराम से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो बड़े ही डीप पढ़िए, आसान से बड़ी आराम से पढ़िए हर एक टॉपिक को। अगला टॉपिक है, अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती है। कोई बच्चा क्या है, मोटिवेटेड है तो वो लगातार पढ़ता जाएगा। कोई बच्चा मोटिवेटेड नहीं है तो केवल एक दिन पढ़ेगा। जैसे आपने भी देखा हो कि आप एकदम मोटिवेटेड हो जाते हो, जैसे आपने संदीप माहेश्वरी या फिर कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है उसकी कोई भी वीडियो आपने देख ली, तो वीडियो देखने के बाद क्या है, कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि पढ़ते रहते हैं कि मोटिवेटेड हो जाते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप किताब लेकर बैठते हो, केवल 2 दिन पढ़ते हो, फिर दोबारा से बंद कर देते हो। ठीक है, तो अभिप्रेरणा क्या है, अगर व्यक्ति अभिप्रेरित है, जो मोटिवेशन अगर मोटिवेटेड व्यक्ति हो जाता है तो वो लगातार पढ़ता रहेगा, तो वहाँ पर आपको निरंतरता देखने को मिलेगी। कोई व्यक्ति किसी कार्य से मोटिवेटेड होकर किसी भी अन्य कार्य को कर रहा है या फिर किसी भी कार्य को कोई भी व्यक्ति कर रहा है, अगर वो मोटिवेटेड है तो लगातार उसको निरंतर करता रहेगा। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो उस कार्य में निरंतरता नहीं पाई जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे निरंतरता जो पाई जाती है कार्य में किसकी वजह से पाई जाती है, मोटिवेशन की वजह से। अगला पॉइंट है, फोर्थ, व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन करती है मोटिवेशन। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि आप थोड़े से भी परेशान हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते, फिर आपने तुरंत संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख ली तो आपके अंदर ऊर्जा परिवर्तन हो गया, आपके अंदर ऊर्जा का एकदम ऊर्जा भर गई आपके अंदर। तो जब आप पढ़ना बिल्कुल नहीं चाह रहे थे और रात में सोते टाइम आपने संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख ली, तो तभी क्या है, किताब खोल के बैठ गए आप पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, ऊर्जा का परिवर्तन करती है अभिप्रेरणा। ठीक है, याद रखेंगे मोटिवेशन क्या है, व्यक्ति में ऊर्जा का परिवर्तन करती है। अगला पॉइंट है, फिफ्थ, इसकी विशेषता है कि अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है। अब इसका मतलब क्या है, चयनात्मक क्रिया मतलब जो उसने चयन कर ली है,
यानी कि टाइम टेबल से जो उसने चयन कर लिया है कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो उन ही क्रियाओं को करता है व्यवहार में व्यक्ति, जब व्यक्ति मोटिवेटेड होता है। कैसे होता है? जैसे आप पढ़ने के लिए मोटिवेटेड हो गए, आपने अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बना लिया कि सुबह इंग्लिश पढ़नी है, दिन में CDP पढ़नी है, शाम को मैथ और रीजनिंग पढ़नी है, और रात में आपको EVS पढ़नी है। तो इस तरह से आपने टाइम टेबल बना लिया। तो ये किस चीज़ की वजह से बना है टाइम टेबल? ये टाइम टेबल बना है दोस्तों आपके मोटिवेशन की वजह से। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप इसको, जो चीज़ें आपने चयन की हैं, केवल उन्हीं को करोगे। जब आप मोटिवेटेड नहीं हो, अगर मोटिवेटेड नहीं हो, अभिप्रेरित नहीं हो, तो आप कुछ भी कभी भी पढ़ोगे और नहीं भी पढ़ोगे। आपने 2 घंटे पढ़ाई की, फिर 2 दिन तक पढ़ाई नहीं की, फिर दो दिन बाद फिर आपने तीसरे दिन एकदम से 4 घंटे पढ़ाई की, फिर अगले 4 दिन पढ़ाई नहीं की। तो यहाँ पर क्या है? अभिप्रेरित नहीं हो आप क्या है? अभिप्रेरित नहीं हो, इसलिए आप नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अभिप्रेरित व्यवहार में क्या करता है? अभिप्रेरणा व्यवहार में क्या करती है? केवल चयनात्मक क्रियाएं करवाती है व्यक्ति से। याद रखेंगे, जब व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है उस समय आप समझ जाइए कि उसके अंदर व्यवहार में क्या है? अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसकी विशेषताएं हैं, ये अभिप्रेरणा की विशेषताएं हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन सी विशेषता आपको समझ में नहीं आई है, उसका रिप्लाई मैं जरूर नीचे करूंगा। अब जान लेते हैं कि अभिप्रेरणा के स्रोत क्या क्या हैं, यानी कि हमें अभिप्रेरणा कहां से मिलती है। अब देखिए, अगर आपसे पूछ लिया कि अभिप्रेरणा के जो स्रोत हैं, यानी कि हमें अभिप्रेरणा कैसे मिली, तो इसको कुछ चरणों में बताया गया है। ये किसने बताया है? CL हल ने। CL हल ने अपना एक सिद्धांत दिया है, सबलीकरण का सिद्धांत। याद रखेंगे, सबलीकरण का सिद्धांत दिया है। सबलीकरण के सिद्धांत में ही उन्होंने ये स्टेप्स बताए हैं। तो सबसे पहले CL हल ने क्या बताया है? तो सबसे पहले हल ने ये बताया है कि अभिप्रेरणा के लिए क्या होनी चाहिए? आवश्यकता। भाई आपको प्यास लगी बहुत तेज, तो सबसे पहले आपको पानी चाहिए, तो आपके सबसे पहले क्या है? आपको एक आवश्यकता है। तो अभिप्रेरणा कहाँ से शुरू होती है? आवश्यकता से। ठीक है, अभी देखिए एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझ लीजिए, जो नीड होती है वो पहला स्टेप होती है अभिप्रेरणा का। जब तक आवश्यकता नहीं होगी, व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं होगा। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? आवश्यकता। फिर उसके बाद है चालक। चालक यानी कि अंतर्नोद, जो उसको चलाता है। जैसे यहां पर कोशिश करता हूं, जैसे ये है पानी, ये है व्यक्ति। अब देखिए, सबसे पहले व्यक्ति को प्यास लगी, तो उसके लिए क्या है? आवश्यकता। सबसे पहले क्या है? पानी की आवश्यकता। तो सबसे पहले पानी यहाँ पर क्या है? आवश्यकता है। उसके बाद है चालक, यानी कि अंतर्नोद, इसको कहते हैं ड्राइव। चालक कहते हैं, जैसे आपने बस कंडक्टर सुना होगा, बस ड्राइवर सुना होगा, तो जो ड्राइवर होता है वो क्या है? पूरी बस का चालक होता है। तो यहाँ पर चालक कौन होगा? प्यास होगी, यानी कि व्यक्ति को पानी तक कौन ले जाएगा? प्यास। ठीक है, व्यक्ति को पानी तक कौन ले जाएगा? प्यास। तो यहाँ पर प्यास को चालक बोला गया है। ये क्रम आपको याद रखना है, ये आपको चीज़ रखनी है। जैसे अगर आपको भूख लगती है, तो भोजन क्या है? आवश्यकता है। भूख क्या है? चालक है। यानी कि आपको भूख ही भोजन तक ले जाएगी, आपकी प्यास ही आपको पानी तक ले जाएगी। अब यहाँ पर बच्चे देखिए कंफ्यूज किस में होते हैं। बच्चों को ये लगता है कि प्यास सबसे पहली आवश्यकता है। भाई प्यास लगेगी तभी तो बालक पानी पिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्यास लगती है तो प्यास तो केवल चालक होती है, उसको आवश्यकता तो पानी की होती है। पानी की आवश्यकता होती है और पानी तक उसको कौन ले जाती है? प्यास। इसलिए प्यास को चालक बोला गया है। इसके बाद है प्रोत्साहन, इसको स्टिमुलस भी कहते हैं, उद्दीपक भी कहते हैं। तो ज़्यादातर इसको बोला जाता है प्रोत्साहन, यानी कि पानी की प्राप्ति हो गई आपको, तो आपको प्रोत्साहन मिल गया। ठीक है, सबसे पहले क्या है? अभिप्रेरणा के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होती है पानी की। ठीक है, आवश्यकता की मतलब अभिप्रेरणा के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होती है आवश्यकता की। आवश्यकता के बाद जरूरत होती है आपको चालक की। चालक के बाद आपको जरूरत होती है प्रोत्साहन की। और ये तीनों चीज़ें ही मिलकर एक व्यक्ति को अभिप्रेरणा देते हैं। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? अभिप्रेरक हैं, ये मोटिव हैं व्यक्ति के। और ये तीनों चीज़ें मिलकर ही व्यक्ति के अंदर क्या करते हैं? अभिप्रेरणा का संचालन करते हैं।
व्यक्ति के अंदर जो आंतरिक बल आया है वो किसकी वजह से आया है? सबसे पहले उसको आवश्यकता हुई, फिर उसको पानी की यानी कि प्यास लगी, फिर उसको प्रोत्साहन मिला यानी कि पानी की प्राप्ति उसको हो गई। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? अभिप्रेरणा, यानी कि व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं। याद रखेंगे अभिप्रेरणा के स्रोत हैं, किसने दिए हैं? हल ने दिए हैं अपने सबलीकरण के सिद्धांत में। हल ने क्या बताया है कि एक अभिप्रेरणा के लिए व्यक्ति को आवश्यकता की सबसे पहले जरूरत होती है, उसके बाद उसको चालक की जरूरत होती है, उसके बाद उसको प्रोत्साहन की जरूरत होती है। ये तीनों चीज़ें मिलकर ही अभिप्रेरणा का निर्माण करती हैं और व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। याद रखेंगे, बड़ा ही सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरक बताए हैं। अभिप्रेरक मतलब किस किस चीज़ से व्यक्ति को अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जहाँ से व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है? तो सबसे पहले यहाँ पर अब्राहम मैस्लो की चर्चा कर लेते हैं। अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत इससे ठीक पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने उसमें अपने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। दोस्तों वो वीडियो जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत है, जिसमें अब्राहम मैस्लो ने बताया है कि अभिप्रेरक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जन्मजात, एक होते हैं अर्जित। जन्मजात यानी कि जो हमें जन्म से ही प्राप्त हुए होते हैं, अर्जित यानी कि जो हम बाद में प्राप्त करते हैं जन्म के बाद। तो अभिप्रेरक कहते हैं जो चीज़ें हमें अभिप्रेरणा देती हैं। तो सबसे पहले अब्राहम मैस्लो ने क्या बताया है कि सबसे पहले जो अभिप्रेरक है वो हमारा भूख है। क्या है? भूख है, प्यास है, नींद है। ये चीज़ें क्या हैं? जन्मजात अभिप्रेरक हैं। याद रखेंगे, अब्राहम मैस्लो के अनुसार जन्मजात अभिप्रेरक क्या हैं? भूख, प्यास, नींद। उसके बाद अब्राहम मैस्लो के अनुसार अर्जित अभिप्रेरक क्या हैं? प्रतिष्ठा, सम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अर्जित। अब देखिए, आपको भूख लगी तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको प्यास लगेगी आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको नींद आएगी आपको मोटिवेशन मिलेगा सोने के लिए। ठीक है, जैसे अर्जित मोटिवेशन, तो आपको प्रतिष्ठा, मान, सम्मान अगर कहीं पर मिलेगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसी हैं? अर्जित हैं, बाद में हम इनको प्राप्त करते हैं, इनको अर्न करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरक के प्रकार कितने हैं? दो, जन्मजात, अर्जित। अब बात कर लेते हैं थॉमसन की। थॉमसन ने अभिप्रेरक बताए हैं दो तरह के, एक स्वाभाविक, एक कृत्रिम। कृत्रिम यानी कि बनावट। स्वाभाविक कौन से होते हैं? खेलना, सुख प्राप्त करना। जब आप खेलोगे तो आपको अभिप्रेरणा मिलेगी, जब आप खेलोगे तो दूसरी टीम को हराने की आपको मोटिवेशन मिलेगा, जब आप खेलोगे तो जीतने का आपको मोटिवेशन मिलेगा। इसी तरह सुख प्राप्त होगा आपको, तो सुख प्राप्त होगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। जैसे आपको बहुत मज़ा आ गया किसी खेल को खेलने में तो आपको सुख प्राप्त हुआ, तो सुख प्राप्त करोगे तो आपको मतलब मोटिवेशन मिलेगा, फिर दोबारा से उस काम को करोगे। तो ये स्वाभाविक अभिप्रेरक हैं। ये क्या हैं? स्वाभाविक अभिप्रेरक, जो किसने बताए हैं? थॉमसन ने। दूसरा है कृत्रिम यानी कि बनावट, आर्टिफिशियल। तो दंड यानी कि मोटिवेशन दंड से भी आता है, ये याद रखना। मोटिवेशन क्या है? दंड से भी आता है, और जो दंड है वो भी एक तरह का अभिप्रेरक है। पुरस्कार अभिप्रेरक है, सम्मान अभिप्रेरक है, जो मैंने अभी आपको बताया। और ये चीज़ें तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, जो आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा में। ठीक है, तो ये आपको पता ही लगी। आप बात कर लेते हैं गैरेट के अनुसार। गैरेट के अनुसार अभिप्रेरक तीन तरह के होते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है मनोवैज्ञानिक, एक होता है सामाजिक। तो याद रखेंगे, गैरेट ने अभिप्रेरक की संख्या कितनी बताई है? 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है जैविक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक, तीसरा है सामाजिक। अब गैरेट ने जैविक जो अभिप्रेरक हैं वो कौन कौन से बताए हैं? तो भय, को क्रोध और प्रेम। जो हमारे दोस्तों याद रखेंगे, जो हमारे संवेग होते हैं वही गैरेट के अनुसार जैविक अभिप्रेरक होते हैं। क्या? जो हमारे सकारात्मक संवेग, जैसे संवेग वाला चैप्टर मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो प्रेम है वो तो सकारात्मक है, क्रोध और भय क्या है? नकारात्मक है। तो जो हमारे संवेग हैं वही गैरेट के अनुसार जैविक अभिप्रेरक हैं, याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। कौन से? यानी कि इसका मतलब यह है कि इन सब चीज़ों से हमको अभिप्रेरणा मिलती है।
हमें मोटिवेशन मिलता है, भय से हमें मोटिवेशन मिलता है, क्रोध से हमें मोटिवेशन मिलता है, प्रेम से हमें मोटिवेशन मिलता है। रचनात्मक चिंतन, जब हम किसी भी चीज़ का चिंतन करते हैं तो वो भी अपने आप में क्या है, मोटिवेशन होता है। केवल इतना ही समझ लिए, मनोवैज्ञानिक में मन से संबंधित जो चीज़ होगी वो भी अब प्रेरक है। ठीक है, मन से संबंधित जो भी चीज़ हो रही होगी और जो हमें मोटिवेशन दे रही होगी, गैरेट के अनुसार मनोवैज्ञानिक मोटिवेटर में वो चीज़ हम इंक्लूड कर देंगे। अगला है सामाजिक, सामाजिक अभिप्रेरक। इसमें क्या है, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इसको हम क्या है, सामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में भी रखते हैं। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। जो अभिप्रेरक हैं वो 3 मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं अलग अलग अपने अपने। एक गैरेट हैं जिन्होंने 3 भागों में बांटा है, थॉमसन ने 2 भागों में बांटा है, मैस्लो ने भी 2 भागों में बांटा है। अब मैस्लो का जन्मजात अर्जित है, थॉमसन का स्वाभाविक कृत्रिम है, गैरेट का जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक है। ठीक है, तो याद रखेंगे, उम्मीद करता हूँ। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पर है पेडागोजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर, ये मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। थोड़े सर के पानी पी लेता हूँ। चलिए, यहाँ पर अधिगम और अभिप्रेरणा संबंधित कैसे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको वो कारण जिनसे व्यक्ति क्या है, अभिप्रेरित होता है। व्यक्ति क्या है, किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। तो व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेटेड कब होगा, जब उसके अंदर रुचि होगी। व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेटेड कब होगा, जब उसके अंदर उस कार्य को करने के लिए रुचि होगी, उसका इंटरेस्ट इसमें होगा। प्रोत्साहन उसको मिलेगा, प्रोत्साहन उसको अगर मिलेगा तो वो उसके अंदर मोटिवेशन आएगा। व्यवहारिक ज्ञान अगर उसको है तो उस काम को करने के लिए वो मोटिवेटेड होगा। जिज्ञासा की शक्ति, यानी कि उसके अंदर बहुत प्रबल जिज्ञासा है किसी भी काम को करने के लिए, तो वो अपने आप मोटिवेटेड होगा। ठीक है, याद रखेंगे। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि अगर शिक्षक अच्छी यूज कर रहा है तो बच्चा क्या है, उस कार्य को करने के लिए, पढ़ने के लिए मोटिवेटेड होगा। विषय वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप यानी कि विषय वस्तु का स्वरूप छोटा है, मतलब एकदम एवरेज है, बच्चे के अकॉर्डिंग है, तो बच्चा क्या है, मोटिवेटेड होगा। कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है, तो बच्चा क्या है, मोटिवेटेड होगा। प्रस्तुतिकरण, जो प्रेजेंटेशन है आपकी वो एकदम बेहतरीन है, तो बच्चा क्या है, पढ़ने के लिए मोटिवेटेड होगा। शिक्षण सामग्री, आपकी शिक्षण सामग्री कैसी है, टीएलएम का यूज अगर आपने किया है तो बच्चा क्या है, पढ़ने के लिए मोटिवेटेड होगा। याद रखेंगे। तो ये वो कारण हैं जिनसे व्यक्ति या फिर कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए, अधिगम के लिए अभिप्रेरित होता है। ठीक है, याद रखेंगे। कोई भी बच्चा अधिगम के लिए अभिप्रेरित इन सब चीज़ों से होता है, जब उसको प्रोत्साहन मिलेगा, जब उसकी उस कार्य में रुचि होगी, जब उसको व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा, जिज्ञासा ज़्यादा होगी, शिक्षण विधि बेहतरीन होगी, विषय वस्तु का स्वरूप अच्छा होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस आपने दे दिया तो बच्चा फिर क्या है, डिमोटिवेटेड हो जाएगा। कक्षा का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चा उस कार्य को करेगा। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक होगा तो प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा तो भी बच्चा मोटिवेटेड होगा। तो ये वो कारण हैं जिनसे व्यक्ति क्या है, अभिप्रेरित होता है। अब एक शिक्षक के रूप में आप किस किस चीज़ों को क्या क्या करेंगे, ठीक है, ये अपने आप में एक बड़े इंपॉर्टेंट और याद इनके आगे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट्स, ये आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। चलिए, अब यहाँ पर ये देखिए, ये सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। तो प्रश्न यहीं से बनेगा कि आप एक शिक्षक हैं, आप एक टीचर हैं, तो किस तरह से आप अपने बच्चों को मोटिवेटेड रखोगे। तो सबसे पहले स्वतंत्रता, उनको क्या है, फ्रीडम दोगे आप। फ्रीडम यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि कक्षा में अपनी बात को बोलने की स्वतंत्रता अगर आप उसको दोगे तो ये क्या है, आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, बच्चा मोटिवेटेड होगा। शिक्षक और क्या करेगा, शिक्षक का व्यवहार अगर अच्छा होगा, बालकों के प्रति शिक्षक का व्यवहार अगर अच्छा होगा तो बालक मोटिवेटेड होगा पढ़ने के लिए। अधिगम के लिए बालक क्या है, मोटिवेटेड होगा। समूह अधिगम, अगर शिक्षक बालकों को समूह में अधिगम करवाए तो बच्चा क्या है, मोटिवेटेड होगा अधिगम के लिए। पक्षपात रहित वातावरण, जाति लिंग भेदभाव रहित अगर वातावरण आप उसको कक्षा में देते हो
तो बच्चा अधिगम के लिए क्या है, मोटिवेटेड होगा। रोचक पाठ्यक्रम, इंटरेस्टिंग करिकुलम है आपने बताया है, तो एकदम पाठ्यक्रम ही रोचक है तो क्या है, बच्चा पढ़ने के लिए अधिगम के लिए मोटिवेटेड होगा। तत्परता जागृत करना, तो अगर आपने तत्परता उसमें बच्चे में जागृत कर दी, यानी कि किसी भी पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ दिया, उसके अंदर आपने तत्परता जागृत कर दी, तो बच्चा क्या है, मोटिवेटेड हो जाएगा और जो आप पढ़ा रहे हो उसको बड़ी ही आसानी से पढ़ेगा। भ्रम दूर करना, बच्चे का क्या क्या भ्रम है, किसी भी के प्रति भी हो सकता है, किसी भी पाठ में किसी के प्रति, किसी बच्चे के प्रति, किसी शिक्षक के प्रति, तो बच्चे का अगर आप भ्रम दूर कर देते हो तो बच्चा क्या है, अधिगम के लिए मोटिवेटेड रहेगा। क्रियाकलाप आधारित शिक्षण, तो ये तो अपने आप में ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि क्रियाकलाप, क्रियाओं के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से अगर आपको उसको पढ़ाते हो तो अपने आप में ही बच्चा क्या है, अधिगम के लिए मोटिवेटेड होगा। तो दोस्तों ये है एक शिक्षक के लिए पॉइंट्स कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को किस तरह मोटिवेटेड कर सकता है। ये है कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए स्वयं से कैसे मोटिवेटेड हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि देखिए दोस्तों, बहुत जल्दी हम अपना ऐप लॉन्च करेंगे। इस ऐप में क्या क्या होगा, इसमें ऐप में सारी चीज़ें होंगी, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस सबका पूरा कंप्लीट CDP कोर्स इसमें होगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ इस ऐप में हम रखेंगे। इसके अलावा कई सारी चीज़ें होंगी, PDF भी हम इसमें रखेंगे, कई सारी बुक्स भी हम इसमें रखेंगे। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं उन सभी की PDF की किताबें हम इसमें रखेंगे, जो भी चंद्रा इंस्टीट्यूट है और कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो मतलब आपको लगता है कि हाँ बड़े इंस्टीट्यूट हैं और टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनके नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो सारे नोट्स की PDF भी हम इस ऐप में रखेंगे। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हम इसमें रखेंगे, शिक्षा जगत की कई सारी न्यूज़ हम इसमें रखेंगे और भी कई सारी चीज़ें इसमें ऐप में हम होंगी। और बहुत जल्द ये ऐप भी आपके लिए लॉन्च हो जाएगा। आपको करना केवल इतना है कि वीडियोज़ को सपोर्ट करते रहिए, हर एक वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, नीचे कमेंट्स हर एक बच्चा करे जो नीचे कमेंट्स देख रहा है, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको ऑल नोटिफिकेशन पर डाल देना है। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो क्या है, चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा और हम सारी चीज़ें आपके लिए और भी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो लाते रहेंगे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।